अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, ये है एमेनोरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एमेनोरिया क्या है, इसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन मेंसेस नहीं आ रही, यानी एमेनोरिया, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसकी वजूहत क्या हैं, क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करेंगे फ़ीमेल की, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एमेनोरिया में प्राइमरी एमेनोरिया इसने एक्सप्लेन किया है। प्राइमरी एमेनोरिया वो याद रखिएगा, डायग्नोज तब होगा जब फीमेल को कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, कभी भी उसको मेंसेस नहीं आए, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। यानी 16 साल की एज तक उसको ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम मेनार्की कहते हैं, पहली बार जब मेंसेस आते हैं, वो नहीं हुए। 16 ईयर ऑफ एज तक मेंसेस नहीं आए, तो वो प्राइमरी एमेनोरिया है, रिगार्डलेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। बेशक उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हैं या नहीं हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट उसको बस मेंसेस नहीं आए पहली बार, तो उसको प्राइमरी एमेनोरिया कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो वजह होती है ना, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकता है यूट्रस का, ठीक है, सर्विक्स का, वेजाइना, या ओवेरियन फेलियर हो सकता है, या उसको क्रोनिक एन ओव्यूलेशन है। यानी जो मोस्ट कॉमनली इसमें वजह होती है ना, एक तो मोस्ट कॉमनली वैसे इसकी मैनिफेस्टेशन यही होती है, डिलेड प्यूबर्टी, उसको प्यूबर्टी जो है नहीं होती, प्यूबर्टी डिले हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह से उसको पहली बार पीरियड्स नहीं आए, जिसमें एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया हो सकता है, यानी यूट्राइन लाइनिंग की ही अंडर डेवलपमेंट है, या तो वेजाइनल एजेनेसिस कंप्लीट या एब्सेंट, इनकम्प्लीट या एब्सेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेजाइना, ठीक है। दो वजूहत हो सकती है, वेजाइनल एजेनेसिस या एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया। ये हो गया प्राइमरी एमेनोरिया। फिर आ जाए सेकेंडरी एमेनोरिया पे। सेकेंडरी एमेनोरिया की डेफिनेशन है सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल हु हैज़ प्रीवियसली हैड पीरियड्स। पहले उसको पीरियड्स आते थे, अब उसके मेंस्ट्रुएशन रुक गई है, बंद हो गई है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अब सेकेंडरी एमेनोरिया के जो कॉजेज़ हैं, उसमें उसके थोड़े डिटेल कॉजेज़ हैं जो इसने टेबल में लिखे हैं, ठीक है। उसमें आप आ जाएं, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल कॉज, जो कि इसने नहीं लिखा। मोस्ट कॉमन जो है ना फिजियोलॉजिकली होता है, जैसे प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन कॉज प्रेगनेंसी में पहले पीरियड्स आते थे, अब नहीं है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी है इसकी वजह से। दूसरी फिजियोलॉजिकल वजह है मीनोपॉज, या तो उसका मीनोपॉज हो गया है, जो कॉमनली 35 to 40 एज के दरम्यान होता है, ठीक है। फिर अगली वजह हो सकती है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, यानी गोनेडोट्रोफिन्स के लेवल लो हैं, जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन्स लो हैं और मेंसेस नहीं आ रहे, ठीक है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। फिर वजह है पिट्यूटरी डिजीज़ भी इसने लिखी है, उसमें हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ है। दूसरा वजह सेकेंडरी एमेनोरिया की कि पहले पीरियड्स आते थे अब नहीं आ रहे, वो है ओवेरियन डिसफंक्शन। ओवेरियन डिसफंक्शन क्यों हुआ, उसकी फ़र्दर वजूहत है, या तो PCOS है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, या तो एंड्रोजन सिक्रीटिंग कोई ट्यूमर है, ये भी एक रेयर वजह है। ऑटो इम्यून वजह है, प्री मेच्योर मेनोपॉज हो गया है एज से पहले। मेनोपॉज का एक टाइम होता है ना, स्पेसिफिक एज होती है 35 से 40 के दरमियान, तो ऑटो इम्यून है, पहले ही मीनोपॉज हो गया है, या फिर मीनोपॉज, वैसे मीनोपॉज फिजियोलॉजिकल में आता है, इसने इसमें लिख दिया है, ठीक है। ये ओवेरियन डिसफंक्शन। फिर वजूहत हैं एड्रीनल डिजीज़। एड्रीनल डिजीज़ में अगर उसको कुशिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकता है सेकेंडरी एमेनोरिया, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर, ठीक है। फिर थायराइड डिजीज़ भी हो सकती है, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी होता है। इसके अलावा यूट्राइन डिसफंक्शन भी होता है, जो इसने नहीं लिखा। यूट्राइन डिसफंक्शन में याद रखिएगा, आप लिख लें इस पर एशरमैन सिंड्रोम, ठीक है। एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है, एंडोमेट्रियल ना अडेजन्स बन जाती हैं, स्कार टिश्यू बन जाता है जब हम यूट्राइन क्यूरेटेज करते हैं, या सर्जरी, या इन्फेक्शन भी हो जाता है ना, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस या शिस्टोसोमियासिस, तो उसमें स्कार टिश्यू बनता है, एंडोमेट्रियल अडेजन बनती है, वो यूट्राइन लाइनिंग को प्रोलिफरेट और शेड नहीं होने देती, ठीक है, तो उसको कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। और लास्ट में है अदर कंडीशन, जैसे सिवियर सिस्टेमिक डिजीज़ है फीमेल को, या रीनल फेलियर, या एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है।
अच्छा, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है, एक की पॉइंट याद रखें, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में सेकेंडरी एमेनोरिया ऑलमोस्ट ऑलवेज उनके ओवेरियन या फिर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन की वजह से होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं है, फिजियोलॉजिकल नहीं है, तो क्यों उसको सेकेंडरी एमेनोरिया है। तो उनमें जो है ओवेरियन या तो इशू होगा या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी का कोई इशू होगा। और एक और कॉज याद रखिए, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी प्री मेच्योर मेनोपॉज क्या है, ओवेरियन फेलियर अकरिंग बिफोर द एज ऑफ 40, क्योंकि 40 पर जो है मेनोपॉज हो जाता है। 40 से पहले अगर किसी को मेनोपॉज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे प्री मेच्योर मेनोपॉज या प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। ये भी एक वजह है सेकेंडरी एमेनोरिया की। ठीक है, ये आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, कॉजेज़ ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। अब इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए, फीमेल एमेनोरिया के साथ आई है तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। सबसे पहले तो आपने उसकी प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है। मे बी उसको प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से पहले पीरियड्स आते थे, अभी नहीं आ रहे। तो रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल है तो उसका यूरिन या सीरम HCG मेजर करके प्रेगनेंसी रूल आउट की। इसके अलावा हम हार्मोन लेवल्स करवाते हैं। हमने LH, FSH, ईस्ट्राडायोल, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, T4, TSH, ठीक है, थायराइड हार्मोन, ये सारे हार्मोन लेवल करवाने हैं। ये कभी भी हम करवा सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंसेस तो नहीं है, कभी भी करवा सकते हैं। अब इनके रिज़ल्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, इनाम दानिश ने नहीं लिखा। तो देखें, अगर फीमेल में आपने ये टेस्ट करवाया, उसका LH और FSH हाई है, बढ़ा हुआ है, लेकिन ईस्ट्राडायोल उसका लो से नॉर्मल है, क्योंकि वो तो ओवरी से आ रहा है ईस्ट्राडायोल, तो वो लो है या नॉर्मल है, लो टू नॉर्मल। तो इसका मतलब है ऊपर से FSH LH बिल्कुल सही है, हाई है, नीचे मसला है ओवेरियन फेलियर है, उसको हम कह रहे हैं प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। ठीक है, क्योंकि ईस्ट्राडायोल लो टू नॉर्मल है, लो है या नॉर्मल है, FSH वगैरह हाई है, वो बिल्कुल सही है। अब प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में जो आपने वजूहात जहन में रखनी है वो आप ओवेरियन एंटीबॉडीज़ भी उसकी पॉजिटिव हो सकती हैं अगर ऑटो इम्यून कॉज है, या तो आप उसका कैरियोटाइप करवाओगे अगर यंग वुमेन है, ताकि आप मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम को रूल आउट करो। ठीक है, फिर आपको LH बढ़ा हुआ मिला, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन विथ नॉर्मल ईस्ट्राडायोल। ठीक है, ईस्ट्राडायोल उसका नॉर्मल आया है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और LH ये तीनों अगर बढ़े हुए हैं तो ये PCOS में कॉमन है। ठीक है, इस तरह आप इंटरप्रेट करते हो। फिर अगर आपको LH FSH लो मिले हैं किसी फीमेल पे, ये ऊपर वाले हार्मोन है ना हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से, FSH LH लो है, और ईस्ट्राडायोल भी लो है, तो इसका मतलब है हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी की कोई डिजीज़ है, तो फिर आप पिट्यूटरी का MRI करवाओगे। ठीक हो गया, इस तरह से इंटरप्रेट करना होता है। इसके अलावा एक और होता है प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल टेस्ट, यानी अगर आपको डाउट है कि इसको हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है, यानी पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस का इशू है, या फिर PCOS है, क्योंकि हार्मोन लेवल्स ओवरलैप करते हैं कभी कभार, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कहाँ पर इशू है, तो आप 5 डे ओरल प्रोजेस्ट्रोजन ट्रीटमेंट देते हो, जिसमें फॉर एग्जांपल मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट 10 मिलीग्राम ट्वाइस डेली जो है वो यूज़ करना होता है। ठीक है, PCOS में क्या होगा कि जैसे ही फीमेल प्रोजेस्ट्रोजन स्टॉप करेगी, उसके स्टॉप करने के कुछ ही दिनों के बाद उसको मेंसेस आ जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है ना उसको हमने पहले एक्सपोज किया ईस्ट्रोजन के साथ। सॉरी, ईस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज से प्रोड्यूस हो रहा है ना PCOS में। PCOS में क्या था, ईस्ट्राडायोल नॉर्मल था, LH बढ़ा हुआ था, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन बढ़े थे, ईस्ट्राडायोल नॉर्मल था। तो उस ईस्ट्राडायोल यानी ईस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम को अफेक्ट किया है, मतलब एंडोमेट्रियम उसके साथ एक्सपोज थी, तो हमने जो उसको प्रोजेस्ट्रोजन दिया था, अब हम प्रोजेस्ट्रोजन का जब विथड्रॉल करेंगे तो उससे ये रिस्पॉन्ड करेगा और फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होगी जैसे ही वो प्रोजेस्ट्रोजन स्टॉप करेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको PCOS का इशू है, प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल टेस्ट से पता चला। अगर उसको हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होगा तो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम एट्रोफिक हो गई है, लॉन्ग स्टैंडिंग ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक है ना, ऊपर पिट्यूटरी और उसका मसला है हाइपोथैलेमस का, तो उसमें एंडोमेट्रियम उसकी एट्रोफिक हो गई है, बहुत टाइम से ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो हम विथड्रॉल जब करवाएंगे अभी प्रोजेस्टेरोन दे के उसको बंद करेंगे तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल टेस्ट। 5 डे ओरल प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट देते हैं, ट्वाइस डेली मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट 10 मिलीग्राम, फिर विथड्रॉ करनी होती है तो कुछ ही दिनों में
मेंसेस आएंगे तो पीसीओस, नहीं आएंगे तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। इसी तरह एक और इन्वेस्टिगेशन होती है जो इसने नहीं लिखी, वो है साइक्लिकल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन टेस्ट। यानी अभी भी अगर हमें डाउट परसिस्ट कर रहा है डिस्टिंग्विश करने में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी को यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी के साथ, जैसे एशरमैन सिंड्रोम, क्या पता ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है या कोई ना कोई यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी है जैसे एशरमैन सिंड्रोम है, तो ऐसे केस में हमने मंथ साइक्लिकल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन देना होता है। जैसे हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देंगे और उससे एंडोमेट्रियम की कैपेसिटी चेक करेंगे मेंस्ट्रुएट करने की। अगर कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती इसका मतलब है यूट्राइन इशू है, ठीक है। हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई तो मतलब कोई ना कोई यूट्राइन का इशू है, जैसे एशरमैन सिंड्रोम वगैरह है। फिर एक और होता है डेक्सा, बोन मिनरल डेंसिटी असेसमेंट। ये भी लो एंड्रोजन वाले फीमेल्स में जिनके लो एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स होते हैं, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करने के लिए हम बोन मिनरल डेंसिटी असेसमेंट करवाते हैं, डेक्सा, ठीक है। तो ये सारी थी इन्वेस्टिगेशंस जो एमेनोरिया की करवाई जाती हैं। अब मैनेजमेंट पे आ जाए, इसने तो बस सीधा सीधा लिख दिया है मैनेजमेंट, ट्रीट द कॉज, बिल्कुल अंडरलाइंग कॉज को ही ट्रीट करेंगे। फंक्शनल एमेनोरिया है तो उसमें हमने उस फीमेल को इनकरेज करना है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस और एमेनोरिया होता है। तो फंक्शनल एमेनोरिया में बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। और वेट गेन अगर लो वेट है फीमेल का तो थोड़ा सा अपना वेट गेन करें, ठीक है। अगर उसको कोई स्ट्रक्चरल पिट्यूटरी में या हाइपोथैलेमिक डिजीज़ है, स्ट्रक्चरल डिजीज़, उसको मैनेज करना है, पीसीओज है तो उसको मैनेज करेंगे, जो आगे कहीं और डिटेल में इसका ट्रीटमेंट डिस्कस है पीसीओज का अलग से, ठीक है। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ट्रीटमेंट है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट वुमेन में। अब क्योंकि वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ईस्ट्रोजन की कमी होगी तो सिम्टम्स होंगे ना ऑस्टियोपोरोसिस के, उससे बचाने के लिए हमने ये करना होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो उसमें रेजिमेन है, अगर जिस फीमेल का अभी यूट्रस है, हिस्टेरेक्टमी नहीं हुई भी, तो उसको अगर एमेनोरिया हुआ है और ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर है तो हम कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं, एसेंशियल होती है, ठीक है। अगर सिर्फ हम ईस्ट्रोजन देंगे तो हमें पता है एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क होता है। अकेला ईस्ट्रोजन नहीं देना होता, कॉम्बिनेशन देना होता है। तो टिपिकली ईस्ट्रोजन डेज़ होते हैं 1 से 21 और प्रोजेस्ट्रोजन के डेज़ होते हैं 14 से 21, ठीक है। और इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के तौर पे दे सकते हैं। ये जिस वुमेन का यूट्रस है उसको इस तरह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। अगर जिसकी हिस्टेरेक्टमी है तो उसको सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे, ईस्ट्रोजन अलोन, ठीक है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? फ्लूइड रिटेंशन, वेट गेन हो सकता है, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। अगर थ्रोम्बोसिस कंसर्न है तो लो डोज ओरल या ट्रांसडर्मल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बेटर रहेगा, लो डोज में, ट्रांसडर्मली या ओरली लो डोज में अगर थ्रोम्बोसिस का रिस्क है, ठीक है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके। ड्यूरेशन कितनी है? प्री मेच्योर अगर मेनोपॉज हुआ है, 40 साल की एज से पहले हुआ है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी 50 साल की उम्र तक फीमेल कंटिन्यू रखेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको 50 साल की उम्र के बाद ही उसको मेंसेस आना बंद हुए हैं तो सिर्फ तभी वो यूज़ करेगी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर उसको ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं अपॉन डिसकंटिन्यूएशन। यानी उसको प्री मेच्योर मेनोपॉज हुआ था, 40 साल से पहले ही उसको एमेनोरिया हो गया, मेंसेस बंद हो गए, तो वो 50 साल की उम्र तक ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेगी। फिर 50 के बाद अगर उसको सिम्टम्स होते हैं ना ईस्ट्रोजन की कमी के, डेफिशिएंसी के, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, तो वो कंटिन्यू करेगी, वरना नहीं, ठीक है। तो ये सारा इसमें डिटेल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि अंडरलाइन